अब हुआ तो यानी आधा घंटा हो गया होगा। चलो हाँ, ओम्स लॉ। हाँ ओम्स लॉ यानी देखो इसमें हम थोड़ा सा और पहले से चलते हैं, डीप में चलते हैं कि ओम्स लॉ में जो V बराबर आई आर पढ़ना है ये कैसे आया, और R का फॉर्मूला जो तुम्हें आया है रो इंटू एल बाई ए, इसका फुल्ली डिस्कशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से बस सुनते रहो। एक डिफाइन होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी डिफाइन कैसे होता है? करंट बाय एरिया से। तो ये ऊपर में करंट और नीचे में एरिया। ठीक है, पिछले वाला में क्या बताए कि जैसे यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पर है लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल को V प्लस और लो पोटेंशियल को V माइनस बोलते हैं ना। अभी क्या बताए थे कि जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। या तो उल्टे भाषा में समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। तो सपोज मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया D। कितना हो गया? D। कितना डिस्टेंस? D। किसके बीच का? दोनों पॉइंट के बीच का, यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच का। ठीक है, तो इसके थ्रू कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ना, आएगा ना। क्यों आएगा? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर। बात समझ में आ गया? तब कहता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल निकालते हैं, तो फॉर्मूला आता है कि E इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू क्या होता है? डिस्टेंस होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस भी एक प्रकार का लेंथ है कि नहीं, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग V से लिखे और E को E छोड़ देते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं लेंथ। क्या मान लेते हैं? लेंथ। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? तो एक फॉर्मूला हमको इसमें ये वाला यूज पड़ेगा। कोई दिक्कत? एक होता है देखो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। हम बोलें कि मेटल में कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगा। मतलब क्या है बताओ? कंडक्टिविटी का मतलब करंट अलाउ कर देगा फ्लो करने के लिए फ्रीली। रेजिस्टिविटी का मतलब रोक देना। तो क्या कंडक्टर कभी रोकता है? नहीं। जिसका कंडक्टिविटी हाई होगा उसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जिसका कंडक्टिविटी हाई होगा उसकी रेजिस्टिविटी लो होगा। इसका मतलब जिसका रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए उसका कंडक्टिविटी लो। जैसे बताओ वुड ले लेते हैं, लकड़ी। तो लकड़ी से करंट फ्लो करता है क्या? नहीं। यानी कहने का मतलब है कि वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता होगा, और कंप्लीटली ब्लॉक करने का मतलब कि उसका रेजिस्टेंस पूरा इनफाइनाइट हो गया होगा, यानी पूरा हाई हो गया होगा, तो थोड़ा सा भी करंट को फ्लो करने वो नहीं देगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाता है कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। क्या होता है? कंडक्टिविटी। और इसको अगर हटा दे तभी इसको हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? 1 बाय कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गया? तो उल्टा अगर हम लेना चाहते हैं तो कंडक्टिविटी कितना आएगा? 1 बाय रेजिस्टिविटी। बोलो कोई दिक्कत है? मान के चलते हैं। अब जैसे ही देखा गया आगे में, जैसे ही देखा गया कि ओम्स लॉ में आगे लो तो साइलेंट कर दो। ठीक है, जैसे ही देखा गया ओम्स लॉ में तो बोला गया कि करंट जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान देना क्या बोला गया कि करंट डेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब ये वाला साइन हटाते हैं तो आता है सिग्मा। क्या आता है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब कौन सा? कंडक्टिविटी। कौन आएगा? कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मूला तुम पुट करना शुरू कर दो। बताओ जे का फॉर्मूला कितना आया था? I बाई ए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं I बाई ए। बोलो कोई दिक्कत है? सिग्मा का फॉर्मूला कितना लाया? 1 बाई रो। 1 बाई रो। क्या लाए? 1 बाई रो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये वाला तो फॉर्मूला कितना मिलेगा? एल को नीचे लेके चले जाएंगे तो V बाई एल। कितना मिलेगा? V बाई एल। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या करते हैं, हमको V चाहिए, सबको लेकर के चलो उधर। देखो सबको लेकर के चलो उधर। तो जैसे लेकर चलेंगे तो रो, देखो रो चला गया उधर, एल भी चला जाएगा ऊपर में, और यहां से आ जाएगा ए, और ये बगल में क्या बैठ जाएगा? आई।
और ये इधर में क्या बच गया भी। अगर इसको हम पलट करके लिखते हैं तो देखो तो भी इज इक्वल टू रो एल बाई ए और इनटू में क्या है आई। ये बताओ किसी भी कंडक्टर अगर लेते हैं तो मटेरियल पर डिपेंड कौन करता है, बताओ मटेरियल पर डिपेंड कौन करता है, रेजिस्टिविटी। अगर हम कॉपर लेंगे तो उसका रेजिस्टिविटी कुछ और होगा, अगर मान लो हम लेते हैं सिल्वर उसका कुछ और होगा, वुड कुछ और होगा। यानी मटेरियल चेंज करेंगे तब हमारा ये चेंज करेगा, यानी मटेरियल चेंज ना करेंगे तो क्या हमारा ये चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। अब जब हम कंडक्टर को चेंज नहीं कर रहे हैं, किसको, कंडक्टर को, तो बताओ लेंथ चेंज करेगा क्या, नहीं। फिर उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं करेगा। जैसे हम इतने बड़ा अगर वायर लेकर के चलेंगे तो इसका लेंथ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, एरिया चेंज नहीं कर रहे हैं और इसका मटेरियल चेंज नहीं करेंगे तो इसे ये चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देंगे आर। क्या नाम दे देंगे, आर। और जैसे अगर आर देंगे तो भी इज इक्वल टू आर आई, और इसी को लिख सकते हैं अच्छा लगे भी इज इक्वल टू आई आर। लेकिन ध्यान रखना है कि ये लेंथ कब नहीं चेंज करेगा, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन समझ में आता है, ये इसका लेंथ बढ़ जाता है। देखोगे जब कभी गया है जंक्शन पर कभी गए हो तो रेलवे पटरी देखा ना, रेलवे पटरी, उसके बीच में तुमको थोड़ा सा गैप दिखता होगा, कहीं कहीं होता है ऐसा। क्यों होता है, बोला जाता है कि गर्मी का दिन में जैसे हीट बढ़ता है ना तो इसमें एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन का मतलब कि ये वाला बढ़ जाता है, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ठीक है, तो सट जाएगा कब, गर्मी के दिन में। यानी जानते हैं किसी भी कंडक्टर में होता है हीट बढ़ने से उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तब सोचो कि जब हीट बढ़ाएंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिए, और टेम्परेचर बढ़ा दिए मतलब उसका लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी समझ लो कि हमको करना है कांस्टेंट। क्या करना है उसको, कांस्टेंट। तो हमें टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया घटाया कुछ भी किया तो बताओ ये लेंथ घट बढ़ सकता है कि नहीं। तो ये बताओ जैसे ही घट बढ़ जाएगा तो क्या हम इसको कांस्टेंट बोल सकते थे, नहीं ना। तो इसीलिए ओम्स लॉ में लिखता है कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्यों लिखा, कि अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। तो ओम्स लॉ का अगर हम चलते हैं 10th के रूप में तो उसके लिए देखो कैसे बताया गया है। आया है V बराबर आई आर, तो देखो कैसे बताया गया। बोला है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो बोलो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का, तो क्या V I का नहीं होगा। तो इसको हम पलट करके नहीं लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो सकता है, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो जैसे में इसको कांस्टेंट को हटाते हैं तब बोलता है कि एगो कोई दे दो कांस्टेंट। क्या रख दो, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, R, और यहीं से लिख देते हैं कि V बराबर आई आर। ये हो गया 10th का मेथड। ठीक है, और बोलते हैं कि R क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहता है, और इसका वैल्यू लगाया जाता है कि रो एल बाई ए होता है। क्या होता है, रो एल बाई ए। फॉर्मूला बना दिया जाता है, और इसी को कहता है कि यही क्या हो गया, ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ को नहीं, इसको ओम्स लॉ कहते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे देता है कि जो आर लिखे थे ना, ये आर आखिर था कितना, तो बोलता है रो इंटू एल बाई ए। रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसी को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ये वाला टेंशन दे देगा, मतलब बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो इसको कहते हैं नॉन ओहमिक। ठीक है, तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो उस केस में जो ग्राफ आएगा ना वो इस प्रकार से पहुंच जाएगा। लेकिन जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो उसका ग्राफ कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो y बराबर x का ग्राफ कैसे देखा होगा कि डायरेक्ट ऐसे जाता है कि नहीं। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिखेगा, किसका, ये वाला का, तो ये कहलाएगा ओम्स लॉ का, यानी ओहमिक है। ठीक है, लेकिन ये जब देखते हैं तो नॉन ओहमिक दिखता है।
नॉन ओमिक। और ये मिलता कहाँ तुमको देखने का, तो ये मिलेगा सेमीकंडक्टर में। कहाँ मिलेगा, सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर होता कैसा है, तो देखो मोबाइल फोन जितना बनता है उसमें क्या होता है, पावर कंजम्पशन कम रहता है। वो जितने चीज बनता है सब बनता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से। उसमें उल्टा होता है, देखो कैसे, हम क्या बोले, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना बाबू, तब तुम्हारा रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर जब रहता है तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस उसका घट जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। उल्टा है वो, तो उल्टा है तो बताओ उसमें चेंज करेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल ना हो जाएगा। अब वेरिएबल हो तो ग्राफ उसका इस तरह से भागना शुरू करेगा, इसलिए इसको नॉन ओहमिक बोलते हैं। ऐसे भी जाता है और कहीं कहीं ग्राफ ऐसे भी देखने को मिलता है, ठीक ना, जिसको IV कैरेक्टर आगे पढ़ना 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है वो, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं पढ़ना, इसलिए हम लोग को जानना कौन है, ओहमिक। इसका मतलब कौन सा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए, ठीक है। कभी भी हमारा टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, ये हम समझता। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि लेंथ हम किसको मानेंगे, एरिया किसको मानेंगे, ये तो दिया हुआ रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर पर डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल का वो है। बात समझ में आ रहा है ना, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि लेंथ का कौन होगा, एरिया कौन होगा। अगर ये समझ लेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछता है कि एक दे देगा कंडक्टर और बोलेगा इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो उसी के लिए देखते हैं, ध्यान दो। सपोज सबसे पहले हम लेते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर जो सिलिंड्रिकल शेप का है। कैसा शेप का है, सिलिंड्रिकल शेप का। तो देखा होगा कि जो हमारे पास जो वायर आता है, वायर कॉपर वायर या एल्युमिनियम वायर कोई भी, तो वो कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल शेप का रहता है कि नहीं। तो देखो करंट अगर हम ऐसे दे और करंट इस डायरेक्शन से निकाल दे, तो बताओ ए जो बोल रहे हैं ना, ए, इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या इसको बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बताओ कहने का यहाँ नाम ही आ जा रहा है कि उस सेक्शन का एरिया लेना है जिससे करंट क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो बताओ इस वाले से क्रॉस कर रहा है क्या, क्रॉस के कौन वाले एरिया से कर रहा है, तो हम बोलेंगे ए वाले एरिया से क्रॉस कर रहा था। बोलो बात समझ में आ रहा है, तो कौन सा एरिया से क्रॉस कर रहा है, ये वाले से। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये वाला एरिया से जब क्रॉस करेगा और ये वाले से भी जब क्रॉस करेगा तो हम कंडक्टर में जो ए मान रहे थे सो इसका एरिया लेना है। यानी अब क्या समझ में आया कि करंट जिस सरफेस पर पड़ा उसका एरिया ही हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब करंट जब चलने शुरू करेगा तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक चलना शुरू करेगा, तो करंट को देखना कि करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर का कितना लेंथ हुआ, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में कंडक्टर का कितना लेंथ हुआ वही कहलाएगा लेंथ। बात समझ में आ गया। तब हम यहां से कहेंगे कि इसका अगर मान लो सपोज ऐसा अगर सोच लेते कि इसका अगर हाइट होता h, सपोज हाइट कितना h और इसका रेडियस अगर मानते r, तब पूछते कि इसका बताओ रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा और इसका रेजिस्टिविटी कितना मान लेंगे, रो। तो रो रहेगा, लेकिन लेंथ के जगह पे हमारा कौन लेना पड़ेगा, हाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। और एरिया मतलब कौन सा, एरिया ऑफ सर्किल, और एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो यानी समझ में आ गया हमको कौन सा एरिया लेना है, तो जिस पर करंट पड़ा वो होता है क्रॉस सेक्शन, यानी उसी से ना क्रॉस करेगा। और लेंथ हमको जितना डायरेक्ट करंट के डायरेक्शन में करंट आगे मूव करता है उतना ही को हम लोग क्या मानते हैं, लेंथ। तो एक क्वेश्चन है, जरा इसको बना करके दिखाओ कि सपोज हम ऐसे ले लेंगे कि एक कंडक्टर है क्यूबॉइड शेप का। कैसा शेप का है, क्यूबॉइड शेप का, ठीक है। इसका अगर सपोज हम L मान रहे हैं और इसका ब्रेथ B मान रहे हैं और इसका हाइट मान रहे हैं H, ठीक है। हम इतना कह रहे हैं कि करंट हम अंदर वाला फेस से दिए हैं, किससे दिए हैं, अंदर वाला से, और हम निकाले करंट किससे, बाहर वाला से, ठीक है। करंट हम दिए अंदर वाला से और निकाले किससे, बाहर वाला से। तो पूछ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, जबकि इसका रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ है, रो। तो बताओ रो तो लेंगे लेकिन लेंथ कितना लेना पड़ेगा। तो देखोगे करंट कितना पास किया, तो बताओ कि अंदर वाला ऐसे और बाहर वाला ऐसे, तो करंट हमारा ऐसे सीधा ऐसे आएगा। तो ये जितना लेंथ होगा यही हमारा लेंथ का वैल्यू कहलाएगा। तो एक कौन वाला कहलाएगा, जो B है वही ना। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ के जगह पर बेस हो जाएगा।
ब्रेथ हो जाएगा। लेकिन एरिया कौन सा, तो हम बोलेंगे कि यही ना पीछे वाला मेरा एरिया बनेगा, ठीक है। और पीछे वाला जब एरिया ये वाला बनेगा तो इसका हाइट दिया हुआ है कितना, h, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ l। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मिलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ के जगह पर कितना है हाइट, तो हम कह सकते हैं l इंटू h, और ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन भी आए तो ध्यान में क्या रखना कि पार किधर हो रहा है, किधर से किधर क्रॉस कर रहा है। तो जिधर से जिधर क्रॉस करने वाला होगा वो तुम्हारा लेंथ हो जाएगा, और किस सरफेस पर वो करंट आकर के स्ट्राइक किया वो सरफेस को हम एरिया निकाल देंगे, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ गया। रो इंटू बी। हम तुमसे एक बात पूछते हैं, कोई वैसा देखो एक होगा ना, कुछ डब्बा है का, लो ना यही डब्बा ऊपर वाला कैमरा वाला, कैमरा, हाँ बड़ा डब्बा लो। एक सेकेंड, क्या एक मिनट तुरंत तुम लोग समझा देते हैं। एक सेकेंड में कितना तुम चार्ज को फ्लो करवाता है। देखो ये मान लेते हैं कि एक क्यूबाइड का शेप का था, ऐसे मानते हैं, इसको मानते हैं लेंथ, और ये वाला हो जाएगा ब्रेथ, और ये वाला क्या हो जाएगा हाइट। हम कहें कि अंदर से करंट दे रहे हैं और इधर से करंट आ रहा है, तो बताओ करंट जब ऐसे हम देंगे ये वाला से, तो यही वाला लेंथ को करंट चलेगा, करंट यहीं से इतना ही ना दूरी चलेगा, तो ये डिस्टेंस क्या माना था, ब्रेथ माना था। बताओ तो यही क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्यों, क्योंकि बताए थे कि उस डायरेक्शन में हमको लेंथ लेना है जिस डायरेक्शन में करंट चलेगा। तो करंट चला इस डायरेक्शन में तो लेंथ होगा ये वाला, और ये क्या था ब्रेथ। कोई दिक्कत। अब चाहिए था क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो बताओ कितना एरिया क्रॉस करेगा, तो या तो ये वाला या तो ये वाला। तो ये क्या था L और ये वाला क्या था H, तो L इंटू H इसका क्या हो जाएगा एरिया। बात समझ में आ गया, क्लियर। तो यही तुम्हारा क्या था कंडक्टर में। तो रेजिस्टेंस का अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्लास और इसमें लगाएंगे जिसमें क्वेश्चन के लिए सिर्फ रखेंगे। आज सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, टोटल थ्योरी, ठीक है। न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, आज पीपीटी बनाए नहीं है तो न्यूमेरिकल आएगा पीपीटी के अनुसार। किताब से ले लें, देखते हैं इसमें होगा। तो क्वेश्चन हम बोले तो लिखेगा, बोलो। हाँ है क्वेश्चन, लिखो तो हाउ मच करेंट। तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मच करेंट देखना उसका टाइम भी, आशुतोष देख लो यार टाइम दिख रहा है, 1 मिनट बच रहा है, 1.5 मिनट, आधा घंटा फिर हो गया, 1 मिनट। अरे बैग का कुछ नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ है क्या। ओह, हाउ मच करेंट will an electric bulb drawn from a, लिखो 220 volt source if the resistance of the हाँ उससे हमको दिक्कत नहीं है,
इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट। जानते हो अगर तुम बोल बोल के मतलब से मान लो कि हम ये लिखवा रहे हैं और तुम समझ के लिखोगे ना तो क्वेश्चन तुमको माइंड में ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं लिखना पड़ेगा, वैसे माइंड में बनता है। 1200 ओम वाट, ये ए का क्वेश्चन था। बी, हाउ मच current will an electric heater coil drop from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ओम। बना, बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं सभी के लिए। बता हाउ मच करेंट, यानी निकालना क्या है, आई निकालना है ना। दिया हुआ क्या है, पोटेंशियल दिया हुआ कितना 220 वोल्ट, यानी V बराबर दिया हुआ है, पता है कि निकाल बना दिया होगा, हाँ ठीक है। देखो जल्दी करो, फॉर्मूला क्या बताएं, V बराबर काई आर, तो बोलो ये आई आर। दोस्त के बोलते हो ना, अरे बोलते हो ना कि काई आर ऐसे करके, तो उसको याद रखना V बराबर आई आर। क्या बोलते हो, काई नहीं का यार। लास्ट नहीं, अच्छी बात नहीं, ठीक है बोलो आगे ना। सेकंड क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन बनाने का तरीका ये है कि जो दिया हो पहले उसको नोट करो और जो पूछा गया उसको भी क्वेश्चन मार्क करो, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हारा स्कूल में क्या चल रहा है जी जीबीआरसी में? मेरिट फील्ड खत्म होने वाला है, ठीक है सर, परीक्षा की तैयारी होगा जीबीआरसी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब NTS हो गया, दूसरे जो कहीं कुछ होता है ना स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, ये सब देते रहो। नेक्स्ट आई निकालना है, ठीक है। भी कितना दिया 220 वोल्ट और आर कितना दिया 1200 ओम। बताओ करंट का फार्मूला V बाई आर मिलेगा, बोलो कैसे, तो V बराबर आई आर से। हमको करंट चाहिए था तो V बाई क्या करेंगे R। बताओ V कितना मिला है 220 और नीचे में रख देंगे 1200, काट देंगे, कटेगा तो तुमको जितना भी आएगा काट छाट के अपना क्या कर लेना, आंसर कर लेना 11/60 एम्पियर। बात समझ में आ गया। अब इस तरह से बता, इसमें भी तुम्हें करना है कि हाउ मच करेंट, यानी फिर से तुम्हें आई ही निकालना है। दिया हुआ क्या है पोटेंशियल, तो V/R। बताओ V कितना दिले है 220 और रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कितना 100, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो 2.2 एम्पियर आंसर। बात समझ में आ गया। हम 2 क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है।